Friends, when we now talk of indirect incomes किसको बोलेंगे? Simply those incomes which are incomes other than sales. कौन सी incomes की बात कर रहे हैं हम लोग? Those incomes which are incomes other than sales. Incomes other than sales. Incomes other than sales like कौन सी इनकम्स की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हमने किया है, लोन हमने दिया है, उस पर अगर इंटरेस्ट हमको मिला है. वी आर टॉकिंग ऑफ रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड रिसीव्ड. We may talk of bad debt recovery, and various other such incomes. So when I am talking of indirect incomes, again indirect incomes मतलब incomes other than sales. And in calculation of indirect incomes also हमें वही तीन concepts वापस ध्यान रखने हैं: periodicity, prudence and accrual. Current year की इनकम खाली रिकॉर्ड करनी है. करंट ईयर में वो इनकम मिली है या नहीं मिली है उससे मतलब नहीं है. वो इनकम जो करंट ईयर में अक्रू हो गई है, इन अदर वर्ड्स वो इनकम जो करंट ईयर में अर्न कर ली है, कमा ली है हमने, भले पैसा नहीं मिला है, वो इनकम जो करंट ईयर में कमा ली है वो हमें करंट ईयर के पीएनएल में शो करनी है. तो इनकम्स शुड बी रिकॉर्डेड ऑफ ओनली करंट ईयर, those incomes which are earned in current year whether received or not, and future probable incomes will never be considered. वो इनकम जो एक्चुअली अर्न कर लिया है, रिसीव नहीं, अर्न कर लिया है, वो इनकम्स हमको शो करना है. अर्न करेंगे कि नहीं करेंगे डाउटफुल है. हम लोग क्या मान लेंगे? हम लोग नहीं अर्न करेंगे फ्यूचर में. तो इनकम्स इन करंट ईयर एंड which are earned in current year will be transferred to P&L. We will say only incomes of current year and which are earned in current year whether received or not will be considered here. पैसा मिला है या पैसा नहीं मिला है, अगर करंट ईयर में अर्न कर लिया है तो वो इनकम हम लोग करंट ईयर के इनकम में, करंट ईयर के पीएनएल में इंक्लूड करेंगे. तो दैट इनकम अर्नड इन करंट ईयर मे बी कैलकुलेटेड एज अंडर that income which is earned in current year वो इनकम जो करंट ईयर में अर्न कर लिया है वो अगेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे एज अंडर. we'll start with incomes which have been received, incomes received in current year. वो इनकम्स जो करंट ईयर में मिल गई है. स्टार्ट किससे करेंगे फ्रेंड्स? इनकम्स विच आर रिसीव्ड इन करंट ईयर, वो इनकम जो करंट ईयर में मिल गई है. अब अगर कोई ऐसी इनकम है जो अर्न करंट ईयर में की है, मतलब जिसका बेनिफिट दे दिया है करंट ईयर में, अर्न करंट ईयर में की है, मिली नहीं है. सी अर्न कर लिया है लेकिन मिला नहीं है तो वो इस इनकम में अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है. लेकिन क्योंकि अर्न करंट ईयर में कर लिया है उसे इस इनकम में इंक्लूड करना है, तो उसे ऐड करना पड़ेगा. हमें ऐड कर देंगे
income accrued or receivable outstanding in current year. If you remember, I told you once difference between accrued and outstanding. Outstanding मतलब सर income which has accrued, मतलब जिसका benefit दे दिया है आपने, which has become due, जिसका payment date आ गया है, but is not received. Payment date आ गया है, due हो गया है, लेकिन पैसा नहीं मिला है, वो outstanding है. Income which is earned, accrue हो गया है, लेकिन payment date नहीं आया, इसलिए पैसा नहीं मिला. That is recorded as accrued income. तो whether accrued or outstanding, that income which is receivable in current year, क्योंकि मिलना बाकी है, वो इस received income में included नहीं है. Income इस साल का है, तो वो हमको ऐड करना पड़ेगा. अच्छा, इसे इंक्लूड करने के लिए जर्नल एंट्री क्या देना पड़ेगा? सर ये अक्रूड इनकम अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है. रिमेंबर, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हम थ्रू आउट द ईयर कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं. तो ये अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. तो इसे रिकॉर्ड करने के लिए इनकम क्रेडिट करना पड़ेगा. इनकम शुड बी क्रेडिटेड. सामने पैसा नहीं मिला है, तो अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम शुड बी डेबिटेड. एंट्री पास हो जाएगा, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट. Accrued income account debit to income. Similarly, this income which has accrued in current year, वो income जो इस साल accrue होगी है, लेकिन मिली नहीं है, मिलेगी कब? सर नेक्स्ट ईयर मिलेगी. अगर नेक्स्ट ईयर मिलेगी तो वो नेक्स्ट ईयर के रिसीट में इंक्लूड होगी. क्या वो नेक्स्ट ईयर वापस इनकम मान ली जाएगी? नहीं. अर्न तो इस साल किया है, इनकम तो इस साल मानेंगे. नेक्स्ट ईयर भले पैसा मिले, नेक्स्ट ईयर उसे अपना इनकम नहीं मानेंगे. मतलब सर नेक्स्ट ईयर के रिसीट में से माइनस करना पड़ेगा. यस सर. तो वो इनकम जो लास्ट ईयर अक्रू हो गई थी, उसे लास्ट ईयर हमने इनकम में ऐड कर दिया था. लास्ट ईयर का इनकम था, मिला नहीं था लास्ट ईयर. मिलेगा कब सर? इस साल मिलेगा. तो वो इस साल के रिसीट में इंक्लूडेड होगा, तो उसे इस साल के रिसीट में से निकालना पड़ेगा. तो माइनस कर देंगे हम लोग. इनकम अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर. दैट इनकम विच इज अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इन प्रीवियस ईयर. तो उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे? एंट्री विल बी रिवर्स्ड. अक्रूड इनकम लास्ट ईयर हमने बुक्स में ओपन किया होगा, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे. इनकम क्रेडिट होता है, इनकम को रिड्यूस करना है, तो इनकम को डेबिट करेंगे सर. इनकम अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम. इनकम अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इनकम. सेम वैसे ही, दैट इनकम विच इज रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर. अगले साल का इनकम अभी से मिल गया है, रिसीव हो गया है, तो वो अपने रिसीट में इंक्लूडेड है. लेकिन वो इस साल का है क्या? नहीं, वो अगले साल का है, अभी से पैसा मिल गया है. क्या उसे इस साल की इनकम में कंसिडर करना है? नहीं. क्या करेंगे हम लोग? माइनस कर देंगे सर. लेस करेंगे. इनकम प्री रिसीव्ड इन करंट ईयर. Income which is received in advance in current year, income which is received for next year will be deducted. See, income reduce करना है, तो income debit करेंगे. Income account debit to pre-received income. इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम. एंड सेम वैसे ही वो इनकम जो पिछले साल एडवांस में मिल गई थी, पिछले साल प्री रिसीव थी,
वो हमने पिछले साल की इनकम में से माइनस की होगी, बिकॉज इट वॉज नॉट इनकम ऑफ लास्ट ईयर, वो लास्ट ईयर का इनकम नहीं था, दैट वॉज इनकम ऑफ दिस ईयर। पिछले साल एडवांस में कौन से साल के लिए मिला था? इस साल के लिए। तो दैट इज इनकम ऑफ विच ईयर? दिस ईयर सर। तो दैट इज टू बी एडेड टू इनकम ऑफ दिस ईयर, वो इस साल के इनकम में ऐड करना पड़ेगा हमको। मिला लास्ट ईयर था, इस साल नहीं मिला है, तो वो इस साल के रिसीट में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इनकम इस साल का है, तो वो ऐड करना पड़ेगा। इनकम प्री रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। इनकम विच इज प्री रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, तो एंट्री हो जाएगा सर प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट डेबिट। वो प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट जो लास्ट ईयर बुक्स में ओपन किया था उसे क्लोज करेंगे और उसे इस साल की इनकम में ऐड करना है। इनकम को और बढ़ाना है तो इनकम को और क्रेडिट करेंगे। प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, और जो नेट बैलेंस अब बच जाएगा, दैट नेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L। amount transferred to P&L. This balance now remaining will be transferred to P&L. Same as expense, वही ट्रीटमेंट हमने किया है। अगेन ध्यान से देखना सर, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इनकम या फिर प्री रिसीव्ड इनकम ऑफ करंट ईयर ट्रायल बैलेंस में दिया है। आउटस्टैंडिंग और प्री रिसीव्ड इनकम ट्रायल बैलेंस में अगर दिया है, ट्रायल बैलेंस में कब आएगा? अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले उसका ये एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गया है। व्हाट आर दीज सर? दीज आर एडजस्टमेंट एंट्रीज। जो एडजस्टमेंट इनकम अकाउंट में हमने किया है वो एडजस्टमेंट करने के लिए एंट्रीज हमने पास किया है, इनको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो अगर आउटस्टैंडिंग या प्री रिसीव्ड इनकम करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब ये एडजस्टमेंट एंट्री उसके लिए पास हो चुका है। वो आउटस्टैंडिंग इनकम ऑलरेडी हमारी इनकम में प्लस हो चुका है, वो प्री रिसीव्ड इनकम हमारी इनकम में से माइनस हो चुका है, मतलब इनकम में जो एडजस्टमेंट देना था वो ऑलरेडी दे चुके हैं। तो उसे इनकम में हमें प्लस या माइनस नहीं करना है। वो अक्रूड इनकम, वो आउटस्टैंडिंग इनकम सीधा बैलेंस शीट में शो करना है। वो अक्रूड इनकम हमारे लिए क्या है सर? दिस इज रिसीवेबल इन फ्यूचर, एसेट है। वो प्री रिसीव्ड इनकम हमारे लिए क्या है सर? एडवांस में मिल गया है, तो बेनिफिट इज पेएबल इन फ्यूचर, दैट इज आवर लायबिलिटी। तो वो अक्रूड इनकम अकाउंट एसेट साइड शो करना है, प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट सीधा लायबिलिटी साइड शो करना है। सर, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीवियस ईयर का प्री रिसीव्ड इनकम, इसका एंट्री भी पास हो गया है। बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग और प्री रिसीव्ड इनकम का एंट्री अगर पास हो गया है, तो वी वुड से वो दोनों अकाउंट क्लोज हो गया है, वो ट्रायल बैलेंस में दिखेगा ही नहीं। अगर ये दोनों अकाउंट ट्रायल बैलेंस में है, कौन सा अकाउंट? आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, प्री रिसीव्ड इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, अगर ये दोनों अकाउंट ट्रायल बैलेंस में है, मतलब इसका एडजस्टमेंट एंट्री अभी तक पास नहीं हुआ है, तो हमको पास करना है। सी कॉन्ट्ररी है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव ट्रायल बैलेंस में दिखता है, मतलब एंट्री पास हो गया है। ओपनिंग बैलेंस दिखता है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्री रिसीव दिखता है, मतलब वो एडजस्टमेंट एंट्री इस साल पास नहीं हुआ है, हमको करना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो यू अगेन मेक अ नोट फॉर दिस। If current year's outstanding or pre-received income appears in trial balance, it means adjustment entry
the same is already passed. Before preparing trial balance. And secondly, if previous years outstanding or pre-received income appears in trial balance. प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग या प्री रिसीव्ड इनकम ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो हम क्या समझेंगे? देन इट मीन्स एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम is yet not passed. तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके इतना कॉपी करेंगे, फिर हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं. Friends, now look at question number 17. Question 17 in your classwork. Mr. Kotriwal is engaged in business of selling magazines. Several of his customers pay money in advance for subscribing his magazines. Information relating to the year ended 31st March 17 has been given below. So accounting year is 16-17. On 1/4/16, that is on first date of the year, he had a balance of 2 lakh as advanced from customers, of which 1,50,000 relates to 16-17, while remaining pertains to year 17-18. During the year 16-17, he had made cash sales of 5 lakh. You are required to compute total income of 16-17, total income for the year 16-17, and total money received during the year if closing balance in advance from customer's account is 1,70,000. Okay. First of all, हमको दो चीजें कैलकुलेट करनी है. हमको कैलकुलेट करना है, 1, टोटल इनकम for the year 16-17. Total income for the year 2016-2017. Now before we start calculating that, एक इंफॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए. ओपनिंग बैलेंस ऑफ सब्सक्रिप्शन प्री रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इज ₹2 लाख. पिछले साल कितना सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मिल गया था? 2 लाख रुपीज एडवांस में मिल गया था. आउट ऑफ दैट 2 लाख, दे आर वेरी क्लियरली सेइंग, आउट ऑफ दैट 2 लाख, हाउ मच बिलोंग्स टू 16-17? कितना सब्सक्रिप्शन 2016-17 के लिए मिला था? पूरा 2 लाख 16-17 का नहीं था. 1,50,000 बिलोंग टू 16-17. लास्ट ईयर जो एडवांस सब्सक्रिप्शन कस्टमर्स ने दे दिया था, उसमें से 1,50,000 16-17 का था. मतलब सर बाकी का 50,000 बैलेंस इज फॉर नेक्स्ट ईयर, से 17-18 के लिए अभी से कस्टमर्स ने सब्सक्रिप्शन दे दिया है. तो ये जो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 2 लाख का है, इन एडवांस सब्सक्रिप्शन 2 लाख का मिला है, उसमें से करंट ईयर का कितना है?
1,50,000। बैलेंस नेक्स्ट ईयर का कितना है? 50,000। तो वी कैन नाउ से, हम लोग अब बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं सेल्स इन करंट ईयर, वो सेल्स जो इन करंट ईयर इन 2016-17 किया है, दैट इज 5 लाख। दैट सेल्स इन करंट ईयर इज ऑब्वियसली इनकम फॉर करंट ईयर, वो तो इसी साल का इनकम है, प्लस लास्ट ईयर जो सब्सक्रिप्शन इस साल के लिए मिल गया था, सब्सक्रिप्शन received in 15-16 but for 16-17 मिला था 15-16 में, किस साल के लिए मिला था? 16-17 के लिए, दैट इज 1,50,000। तो 6,50,000 इज टोटल इनकम इन करंट ईयर। यस सर, टोटल इनकम इन करंट ईयर इज हाउ मच? 6,50,000। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है, व्हाट इज द अदर क्वेश्चन? टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर कितना है? टोटल सब्सक्रिप्शन मिला कितना है करंट ईयर में? अब टोटल सब्सक्रिप्शन मिला कितना है, तो जितना भी कैश सेल्स करंट ईयर में किया है, दैट इज रिसीव्ड इन करंट ईयर। कैश सेल्स in 2016-17, whatever sales we have done in 16-17 is amount received in 16-17? Yes sir. Plus, ध्यान से देखना, they are saying closing balance of received in advance, closing balance of subscription pre-received 1,70,000 है, लास्ट लाइन लिखा है ना, closing balance of received in advance subscription 1,70,000 है, लेकिन वो 1,70,000 में से ये 50,000 तो पिछले साल मिल गया था। ये जो 170 का प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन है, ये क्या पूरा इस साल मिला है? नहीं, इसमें से 50,000 तो लास्ट ईयर ही नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया था ना। मतलब इस साल कितना एक्स्ट्रा नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है? 1,20,000। तो वी वुड से सब्सक्रिप्शन received in advance in 16-17, 1,70,000 टोटल प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन का बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, उसमें से 50,000 तो ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस में से है, लास्ट ईयर हमको एडवांस में मिल गया था, फॉर नेक्स्ट ईयर, नॉट फॉर दिस ईयर। तो इस साल कितना एडिशनल प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन मिला? 1,20,000। सो टोटल प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन, टोटल इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर, कैश रिसीव्ड इन करंट ईयर इज हाउ मच? 6,20,000। आई होप आपको समझ में आया एग्जाम्पल। वी विल नाउ डिस्कस इनकम कौन सा ट्रांसफर करना है, एक्सपेंस कौन से ट्रांसफर करने हैं। पीएनएल में हमें पता चला indirect incomes and indirect expenses considering those three principles: periodicity, prudence, accrual। ये तीनों प्रिंसिपल कंसीडर करके हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स ट्रांसफर करनी है। अच्छा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स का भी लेजर अकाउंट है, लेजर बैलेंसेस है, उसको क्लोज करके पीएनएल में ट्रांसफर करने के लिए अगेन एंट्रीज पास करना पड़ेगा। तो हाउ एंट्रीज विल बी पास्ड? journal entries for P&L account। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो भी सेगमेंट वाइज प्रॉफिट है, से ओवर द काउंटर सेल्स का प्रॉफिट कहां से मिला? ट्रेडिंग। कंसाइनमेंट का प्रॉफिट कहां से मिला? सर कंसाइनमेंट अकाउंट में से। ब्रांच का प्रॉफिट कहां से मिला? ब्रांच अकाउंट बना के मिला सर। तो ये जितने भी सेगमेंट वाइज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किए हैं, वो सारे प्रॉफिट हम पहले पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट अगर आपको याद है,
कंसाइनमेंट का बैलेंस हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर करते थे ना, एंट्री पास करते थे कंसाइनमेंट टू पीएनएल। ट्रेडिंग अकाउंट अभी हमने डिस्कस किया, ट्रेडिंग का बैलेंस ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं टू पीएनएल। तो वो सेगमेंट वाइज प्रॉफिट हम लोग पहले ट्रांसफर करेंगे टू पीएनएल। हम बोलेंगे फर्स्ट एंट्री टू ट्रांसफर ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएनएल, टू ट्रांसफर ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएनएल। क्या एंट्री पास हो जाएगा? एंट्री हो जाएगा फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। सेम वे ये एंट्री हमने डिस्कस किया ही था, फॉर क्लोजिंग and transferring indirect expenses, for closing and transferring indirect expenses। अच्छा, ये indirect expenses एक्सपेंस है, मतलब सबका डेबिट बैलेंस है। अब क्लोज करना है मतलब क्रेडिट करना है, और क्लोज करके कहां ट्रांसफर करना है? पीएनएल में ट्रांसफर करना है सर। एंट्री हो जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट, P&L account debit to indirect expenses account। ये सारे एक्सपेंसेस क्लोज करके ट्रांसफर करेंगे टू P&L। सेम वे फॉर क्लोजिंग एंड ट्रांसफरिंग indirect incomes इनकम्स वुड बी हैविंग क्रेडिट बैलेंस। क्लोज करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री पास हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। सो आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, पीएनएल का जो बैलेंस अब बचेगा दैट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस एज अ होल। वो बिजनेस एज अ होल का प्रॉफिट या लॉस होगा। सर वो प्रॉफिट या लॉस का क्या करेंगे? वो बिजनेस एज अ होल के प्रॉफिट या लॉस का क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकन बाय ओनर। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगा के, अपने एफर्ट्स लगा के जो रिस्क बिजनेस में लिया है, उसका रिवॉर्ड उसको प्रॉफिट के फॉर्म में दिया जाता है ना। मतलब दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू हुम? दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर। सो दिस प्रॉफिट इज पेएबल टू हुम? सर इट इज पेएबल टू ओनर, एंड एनीथिंग पेएबल टू ओनर शुड बी ट्रांसफर्ड टू ओनर्स अकाउंट। ओनर का अकाउंट कौन सा? कैपिटल। तो दिस बैलेंस ऑफ पीएनएल, दिस प्रॉफिट और लॉस शुड बी ट्रांसफर्ड वेयर? शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। से पीएनएल अकाउंट इज ऑल्सो एन अकाउंट फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो पीएनएल अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। तो पीएनएल अकाउंट का बैलेंस भी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। पीएनएल अकाउंट भी इस साल क्लोज हो जाता है, और क्लोज होके उसको कहां ट्रांसफर कर देना है? कैपिटल अकाउंट में। मतलब एंट्री क्या पास करना है? फॉर क्लोजिंग पीएनएल अकाउंट, फॉर क्लोजिंग पीएनएल अकाउंट एंट्री क्या पास करना है? सपोजिंग प्रॉफिट है, मतलब पीएनएल का कौन सा बैलेंस है? सर क्रेडिट का, इनकम्स का टोटल ज्यादा होगा तो ही प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट है तो पीएनएल में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। क्लोज करना है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे सर। तो एंट्री पास हो जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लॉस है तो एंट्री विल बी जस्ट रिवर्स्ड। लॉस है तो एंट्री विल बी कैपिटल टू पीएनएल। आई होप ये एंट्री समझ में आया है। तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पॉज करके इतना कॉपी कर लेंगे पहले।
फ्रेंड्स क्वेश्चन 13 देखेंगे आप लोग. क्वेश्चन नंबर 13. फॉलोइंग इज ट्रायल बैलेंस ऑफ C12 ऑन 31st of December 2017. ट्रायल बैलेंस में आपको एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम सबका डिटेल दिया है. आफ्टर ट्रायल बैलेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन में वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31st December 2,70,000 दिया है. सी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का कोई लेजर प्रिपेयर्ड नहीं है, मतलब पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉलोड है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर अबव आइटम्स एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट. क्लोजिंग एंट्रीज पास करना है एंड ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करना है. So we are supposed to pass journal entries in books of C12. And in books of C12, we are also supposed to prepare trading account and P&L account. So let's look at the information which is given in trading account, in trial balance rather. कैपिटल दिया है, कैपिटल तो लायबिलिटी है, वो ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं आता है. ट्रेडिंग पीएनएल में क्या रिकॉर्ड होता है फ्रेंड्स? ट्रेडिंग पीएनएल में एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिकॉर्ड होते हैं. इन्वेंट्री अकाउंट, दैट इज योर स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक दिया है, एक्सपेंस है. कैश मशीनरी अगेन एसेट्स, परचेज एक्सपेंस है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड, सनरी ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है, सेल्स दिया है, सम्स ओइंग बाय कस्टमर्स मतलब अमाउंट ऑफ डेटर्स दिया है, ट्रेड पेएबल्स दैट इज ओइंग टू सप्लायर्स दिया है. तो हमको ये सारे जो भी अकाउंट्स हैं, सारे नहीं, जो भी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स के अकाउंट हैं वो क्लोज करने हैं और ट्रांसफर करना है कहां पे? ट्रेडिंग एंड पीएनएल. स्टार्ट करते हैं. इन्वेंट्री अकाउंट, परचेज अकाउंट एंड वेजेस अकाउंट. कैन वी से ये तीनों हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो ये तीनों हम क्लोज करके ट्रांसफर करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट. तो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट. ऑल एक्सपेंसेस यू कैन सी आर हैविंग डेबिट बैलेंस, तो उनको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना है टू इन्वेंट्री अकाउंट. टू इन्वेंट्री अकाउंट 1,44,000. टू परचेज अकाउंट 18,20,000. to wages account 10 lakh. To 29,64,000. Same way for sales 50 lakh का सेल्स है, even that will be closed and transferred to trading account.
एंट्री पास होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग में डेबिट साइड शो कर देंगे हम लोग। टू इन्वेंट्री, टू परचेज, टू वेजेस, पोस्टिंग किया ऑफ क्लोजिंग एंट्री ऑफ एक्सपेंसेस। सेल्स टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड हम लोग शो करेंगे बाय सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट 50 लाख। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, हमारे टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चे में से अनसोल्ड गुड्स का कॉस्ट निकाल देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्लोजिंग स्टॉक हमको 2,70,000 दिया है। फॉर क्लोजिंग स्टॉक क्या एंट्री पास करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट अभी तक बुक्स में नहीं है, उसे बुक्स में लाना पड़ेगा, एंड उसे अपनी कॉस्ट में से निकालने के लिए ट्रेडिंग में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री पास करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, एसेट है डेबिट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट। Closing stock account debit to trading account. Is it closing entry? No sir, it is adjustment entry of closing inventory. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, $2,70,000। ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस देखें, इफ यू नाउ लुक एट बैलेंस इन आवर ट्रेडिंग अकाउंट, तो 52,70,000, 52,70,000 माइनस 10 lakh minus 18 lakh 20 minus 144, 23,06,000 is the balance. This 23,06,000 is nothing but gross profit. This 23,06,000 is nothing but balance in trading account. इसको हम trading account का balance बोल सकते हैं या gross profit बोल सकते हैं, और ये कहाँ ट्रांसफर होगा? P&L में ट्रांसफर होगा। तो कैन वी से एंट्री टू क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट विल बी व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, उसे क्लोज करना है और ट्रांसफर कर देना है टू P&L अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट 23,06,000। दिस इज क्लोजिंग एंट्री ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। Closing entry of trading account. So trading account is closed and we have transferred that profit to P&L account. Trading to P&L, या इसको दो एंट्री में स्प्लिट कर सकते हैं, ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट टू P&L। P&L में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफर करने हैं। विच आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? सर सैलरी है, डिस्काउंट अलाउड है विच इज सेलिंग एक्सपेंस, नो, फाइनेंशियल एक्सपेंस, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस हैं। तो ये तीनों एक्सपेंसेस P&L में ट्रांसफर करने के लिए नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे।
P&L account debit. P&L account debit to salaries 10 lakh. To discount allowed 50,000. To sundry office expenses account 6 lakh. $16,50,000. तो P&L में डेबिट साइड ये एक्सपेंसेस ट्रांसफर करेंगे. सैलरीज 10 लाख, discount allowed 50,000 and to sundry office expenses 6 lakh. Also there is only one income given in trial balance. आप ट्रायल बैलेंस में देखें तो एक ही इनकम दिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड. उसे भी क्लोज करके ट्रांसफर करेंगे टू P&L. इनकम का क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे सर. एंट्री पास हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट. Discount received account debit to P&L account. Discount received account debit to P&L. So it will be credited to P&L by discount received. Balance now remaining in P&L 23,36,000. 23,36,000 minus 16,50,000. 6,86,000. 6,86,000. The final balance in P&L account is nothing but your net profit. This balance of P&L account is net profit. और ये P&L के बैलेंस का, ये प्रॉफिट का क्या करेंगे? Sir, this profit belongs to owner. So this profit should be transferred to owner's account. Should be transferred to capital account. तो P&L का बैलेंस क्लोज करके ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल. P&L का क्रेडिट बैलेंस अपना प्रॉफिट है, क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे. सो P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. P&L account debit to capital account, being closing entry for P&L account. तो कैसे हमने एंट्रीज पास किया टू क्लोज लेजर अकाउंट्स एंड ट्रांसफर किया उनको टू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके ये एंट्रीज और ट्रेडिंग P&L कॉपी करेंगे. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स हम लोग देखते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे ट्रांसफर करेंगे. कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, परचेज दिया है,
वेजेस दिया है, तीनों एक्सपेंसेस डेबिट है, क्लोज करना है मतलब क्रेडिट करना है, तो एंट्री क्या पास होगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ऑल दीज एक्सपेंसेस। तो फर्स्ट एंट्री टू क्लोज ऑल दीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ट्रांसफर देम टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए क्या एंट्री बन जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट, इन्वेंट्री अकाउंट 2 लाख दिया है सर, टू परचेजेस अकाउंट 18,20,000, टू वेजेस अकाउंट 10 लाख, total comes to 30,20,000. Being closing entry of direct expenses. तो इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे, ट्रेडिंग डेबिट टू एक्सपेंसेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू इन्वेंट्री अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट, टू वेजेस अकाउंट, फिर सर सेल्स भी दिया है, सेल्स इनकम है, तो उसे भी क्लोज करके ट्रांसफर करेंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स इनकम है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे, एंट्री बन जाएगा सेल्स अकाउंट डेबिट 50 लाख, सेल्स अकाउंट डेबिट 50 लाख टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स, सर ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज कर सकते हैं क्या, नहीं, अपनी टोटल कॉस्ट में से जो गुड्स नहीं बिका है उसका कॉस्ट निकालना भी पड़ेगा, दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमको दिया है 2,70,000, सर क्या उसका कोई लेजर बैलेंस है, नहीं, वो ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक का क्लोजिंग एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, उसे तो यहां से निकालने के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करें, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पास करके हम क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट क्लोज नहीं कर रहे हैं, वो अकाउंट तो हम बुक्स में लेके आ रहे हैं, वी आर ओपनिंग दैट अकाउंट इन बुक्स, तो एंट्री पास करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक सर एसेट है, डेबिट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट या इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, being adjustment entry of closing inventory. By closing stock. ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस निकालते हैं, विल क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट नाउ, 52,70,000, 52,70,000 minus 30,20,000, तो कैन वी से बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट इज 22,50,000, प्रेजेंटली ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस कितना है 22,50,000,
और ये बैलेंस को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट ग्रॉस प्रॉफिट। क्या ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कैरी करते हैं टू नेक्स्ट ईयर? नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे? पीएनएल अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के लिए भी एंट्री देना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है 22,50,000, क्लोज करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, टू पीएनएल अकाउंट। क्लोज करके कहां ट्रांसफर करेंगे उसको? पीएनएल अकाउंट में। ट्रेडिंग टू पीएनएल, तो पीएनएल में क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। आप दो सेपरेट एंट्री सोच सकते हैं, ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड देन ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएनएल। फॉर एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाउ कौन कौन से हैं सर? सैलरीज है, डिस्काउंट अलाउड है, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस है। वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लोज करेंगे और उनको पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लोज करने के लिए नेक्स्ट एंट्री क्या देंगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, टू डिस्काउंट अलाउड, to sundry office expenses account. Total comes to 16,50,000. तो पीएनएल में डेबिट साइड टू सैलरीज, टू डिस्काउंट अलाउड, टू सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। Discount received, only indirect income given here is discount received. Discount received को क्लोज करने के लिए क्या एंट्री देंगे? इनकम है सर, क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए डेबिट कर देंगे। एंट्री पास हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। Discount received account debit to P&L. Discount received account debit to P&L, तो P&L में क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। तो 22,80,000 क्रेडिट साइड टोटल, 22,80,000 क्रेडिट साइड टोटल माइनस 16,50,000, तो 6,30,000 बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में आता है। 6,30,000 का बैलेंसिंग फिगर पीएनएल में आता है।
can we say this balancing figure in P&L is nothing but profit of business as a whole is our net profit? सर ये नेट प्रॉफिट का क्या करेंगे? सर प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकन बाय ओनर. ओनर ने बिजनेस पे पैसा लगा के जो रिस्क लिया है उसका रिटर्न, उसका रिवॉर्ड उसको प्रॉफिट के फॉर्म में दिया जाता है. मतलब ये प्रॉफिट किसका है? ओनर का है. किसको देना है? ओनर को देना है. तो ये प्रॉफिट हम क्लोज करके ट्रांसफर कर देंगे टू हिज कैपिटल अकाउंट, हिज अकाउंट. पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है. पीएनएल को क्लोज करने के लिए पीएनएल अकाउंट शुड बी डेबिटेड. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. Closing entry of P&L account. तो आई होप आप लोग को समझ में आया हाउ वी हैव क्लोज्ड ऑल दी लेजर अकाउंट्स और उसको ट्रांसफर किया टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल. ट्रेडिंग को क्लोज करके ट्रांसफर किया पीएनएल में और पीएनएल का बैलेंस क्लोज करके हमने ट्रांसफर कर दिया टू कैपिटल. तो आप लोग पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे अच्छे से और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. प्लीज पॉज एंड कॉपी फर्स्ट. Now look at question 18 in your classwork. Question 18. Mr. Birla is a proprietor engaged in business of trading electronics. An extract of his trading and P&L account is as follows. Trading P&L दिया हुआ है और अगर आप trading P&L देखें तो यहाँ पे कोई information missing है. Gross profit नहीं दिया है, selling expenses missing है, net profit का amount missing है, miscellaneous income missing है. नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है दैट कमीशन इज चार्ज एट रेट ऑफ 10%. डेबिट साइड पीएनएल में कमीशन दिया है ना टू मैनेजर. इट इज बीइंग चार्ज्ड एट व्हाट रेट? 10% सर. सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 1% ऑफ टोटल सेल्स. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट दी मिसिंग फिगर्स. हमको ये मिसिंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करते जाना है. फ्रेंड्स, before I start, I will request you to pause the screen and solve the sum by yourself. एक बार आप खुद पूरा सम सॉल्व कीजिए और फिर देखिएगा उसका सॉल्यूशन क्या है, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा. फर्स्टली सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड देन लुक एट व्हाट सॉल्यूशन आई एम डूइंग. फाइन. ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आपको दिया हुआ है. इन दिस ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इंफॉर्मेशन क्या क्या प्रोवाइडेड है? सेल्स. सेल्स सर अमाउंट इज मिसिंग. सेल्स का अमाउंट मिसिंग है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है 45 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट. सेल्स नहीं दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी अभी नहीं मिल सकता है हमको. वी कांट गेट ग्रॉस प्रॉफिट. टोटल ट्रेडिंग अकाउंट में कितना है वो भी नहीं पता है. वी आर प्रेजेंटली नॉट नोइंग हाउ मच इज आर ग्रॉस प्रॉफिट, वो नहीं पता है. मिसलेनियस इनकम कितना है सर, वो भी नहीं पता है. Debit side, rent, that is given 26 lakh.
ऑफिस एक्सपेंसेस 13 लाख दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं दिया है सर, कमीशन टू मैनेजर दे दिया है, कमीशन टू मैनेजर इज 2 लाख, P&L अकाउंट टोटल क्रेडिट साइड का टोटल दिया है 60 लाख। सर क्रेडिट साइड का टोटल 60 लाख है तो टोटल तो हम दोनों साइड सेम ही लिखते हैं ना। कैन वी से डेबिट साइड का टोटल भी 60 लाख ही है? वी राइट द सेम टोटल ऑन बोथ द साइड्स। यस, तो डेबिट साइड का टोटल भी 60 लाख ही है। नेट प्रॉफिट इवन दैट इज मिसिंग। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, हमको कैलकुलेट करनी है। ऑल दीज फिगर्स आर टू बी कैलकुलेटेड, दे आर मिसिंग। क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, विल टेक यूज ऑफ दैट एडिशनल इंफॉर्मेशन। दे आर सेइंग ये जो कमीशन है दिस इज 10%, दिस कमीशन टू मैनेजर इज 10%। 10% ऑफ व्हाट? इट इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब क्या सर? जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आएगा, जो भी नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन आएगा, कितना सर वो नहीं पता है, उसमें से लेस करेंगे कमीशन। कमीशन दिया हुआ है सर, कमीशन इज 2 लाख, तो हमको नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मिल जाएगा। तो हमको नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मिल जाएगा, एंड दैट नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज दिस फाइनल नेट प्रॉफिट। ये हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट है। क्या करेंगे सर? तो हम अगर अज्यूम करें, सपोज करें ये नेट प्रॉफिट 100 रुपीज है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 100 रुपीज है, तो कमीशन इज 10% ऑफ दिस प्रॉफिट, मतलब 10 रुपीज, एंड आफ्टर चार्जिंग कमीशन का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 90 रुपीज। तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना, कमीशन जब 10 था, आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट 90 था, कमीशन 2 लाख है, तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट कितना होगा? कैन वी नाउ से नेट प्रॉफिट जो पीएनएल में है दैट इज 2 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाय 10। आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इफ 10 is 2 lakh, 90 is how much? मिल जाएगा ना हमको। आफ्टर चार्जिंग कमीशन नेट प्रॉफिट, फर्स्ट मिसिंग इंफॉर्मेशन हमको मिल गया सर, ये नेट प्रॉफिट 1,80,000 मिल गया। हम बोल सकते हैं ये जो इंफॉर्मेशन मिसिंग है ये हमको मिल गया, दिस इज हाउ मच? 1,80,000। एंड इफ दिस इज 1,80,000, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 2 लाख होगा। 2 लाख का 10% 20 लाख हो। $20 लाख का 10% 2 लाख, एंड दिस फाइनल नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज सर 18 लाख। दिस इज 18 लाख। अब डेबिट साइड का टोटल अगर पता है तो वी आर ऑल्सो इन अ पोजिशन टू कैलकुलेट सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया है? डेबिट टोटल इन पीएनएल अकाउंट इज 60 लाख। कैन वी से दिस डेबिट टोटल इन पीएनएल अकाउंट इज नथिंग बट रेंट प्लस ऑफिस एक्सपेंस
प्लस सेलिंग एक्सपेंस प्लस कमीशन, दिस टोटल इज 60 लाख। तो रेंट हमको दिया हुआ है 26 लाख, ऑफिस एक्सपेंसेस हमको दिए हुए हैं 13 लाख, सेलिंग एक्सपेंस सर वो नहीं दिया है, वो हमको फाइंड करना है, कमीशन वो दिया है 2 लाख, प्लस नेट प्रॉफिट इज 60 लाख। तो नेट प्रॉफिट भी हमको दिया है सर 18 लाख, हमने कैलकुलेट किया, इट कम्स टू 60 लाख। तो कैन वी से सेलिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 26 प्लस 13 39, 39 एंड 2 41, 41 एंड 18 59 लाख। तो 60 लाख माइनस 59 लाख, सेलिंग एक्सपेंस कितना मिल जाएगा हमको? 1 लाख सर। हाउ मच विल बी योर सेलिंग एक्सपेंस? सेलिंग एक्सपेंस विल बी 1 लाख सर। सेलिंग एक्सपेंस 1 लाख मिल गया, तो अभी दोनों साइड के टोटल का डिफरेंस मिल सकता है क्या? नहीं, दोनों चीजें मिसिंग है। लेकिन फिर दूसरा हिंट अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको सेलिंग एक्सपेंस के बारे में दिया है, दैट सेलिंग एक्सपेंस इज 1% ऑफ योर सेल्स। सेलिंग एक्सपेंस आपकी सेल्स का 1% है। तो कैन वी नाउ से सेल्स इज सेलिंग एक्सपेंस, और सेलिंग एक्सपेंस इज 1% ऑफ सेल्स। तो sales will be how much? Sales will be selling expense divided by 1%. 1 lakh divided by 1%. क्या मैं बोल सकता हूं सेल्स इज 1 करोड़? सेल्स का फिगर हमको कितना मिल गया फ्रेंड्स? सेल्स मिल गया 1 करोड़। सेल्स 1 करोड़ है, तो कैन वी से टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ऑल्सो 1 करोड़? टोटल ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज 1 करोड़ माइनस 45 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट 55 लाख मिल गया हमको। ग्रॉस प्रॉफिट जो मिसिंग था वो हमको मिल गया 55 लाख। वो ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे टू पीएनएल अकाउंट। सर पीएनएल अकाउंट का टोटल 60 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 55 लाख है, तो मिसिंग इंफॉर्मेशन 5 लाख विल बी ऑफ मिसलेनियस इनकम। बैलेंसिंग फिगर 60 लाख माइनस 55 लाख, 5 लाख विल बी योर मिसलेनियस इनकम। मिल गया सारा इंफॉर्मेशन। आप लोग को प्रॉब्लम एक ही जगह हुआ होगा, इन दिस फर्स्ट वर्किंग। ये अगर आपको स्ट्राइक हो जाता है तो बाकी सारा इंफॉर्मेशन तो इजीली कैलकुलेट हो सकता है, ये स्ट्राइक होना जरूरी था। तो पॉज एंड कॉपी। Friends, now look at question 2. Question 2 in your classwork. आपको दिया है Mr. James submits you the following information for the year ended 31st March 2001. स्टॉक दिया है of 142,000 मतलब ओपनिंग स्टॉक। परचेजेस दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑन सेल्स, एक्सपेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिनांस चार्जेस दिया है, सेल्स दिया है। During the year, damaged goods costing 12,000 were sold for 5,000. Barring the above transactions, gross profit has been at the rate 20% on sales. Percentage of gross profit दे दिया है। Compute net profit. Final profit of P&L आपको कैलकुलेट करना है। सर सारा इंफॉर्मेशन तो दिया है, थोड़ा और ध्यान से देखो, सारा इंफॉर्मेशन दिया है क्या? टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। एंड फॉर प्रिपेयरिंग और फाइंडिंग ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट में एक चीज मिसिंग है, सर क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं दिया है।
क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आपको स्पेसिफाई कर दिया है। तो हम लोग यहां ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फाइंड करते हैं मिसिंग इंफॉर्मेशन एंड नेट प्रॉफिट। We are preparing trading and P&L account for the year ended 31st March 2001. जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, फर्स्टली कीप ऑन रिकॉर्डिंग दैट इंफॉर्मेशन, वो सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक, सर ओपनिंग स्टॉक इज एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, इस साल का एक्सपेंस है, वी विल डेबिट दैट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक 1,50,500 दिया है। परचेजेस 4,37,000। $4,37,000. Manufacturing expense, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 85,000 दिया है। एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएनएल में शो किया जाएगा। Expenses on sales 33,000. Expenses on administration 18,000. Finance charges again indirect expense, P&L में शो करेंगे। $6,000. सेल्स दिया है फ्रेंड्स 6,25,000। क्लोजिंग स्टॉक, नाउ अबाउट क्लोजिंग स्टॉक इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। वो स्टॉक जो नहीं बिका है उसका कॉस्ट हमें अपनी टोटल कॉस्ट में से निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, दैट इज मिसिंग, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया है वो फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, व्हाट वी कैन डू, हम सेल्स पे प्रॉफिट पहले कैलकुलेट कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट पहले फाइंड कर लेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट पहले यहां रिकॉर्ड कर देंगे, एंड देन वी कैन से जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक। तो लेट्स कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट फर्स्ट। Now, when we are calculating gross profit, sir, gross profit का percentage, gross profit का rate तो दे ही दिया है, gross profit is 20% on your sales, yes, तो सीधा 6,25,000 का 20% निकाल लेंगे? नहीं, सोचते नहीं हो, सीधा 625 का 20% नहीं निकाल सकते सर? नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि स्पेसिफाई किया है थोड़ा गुड्स जिसका कॉस्ट 12,000 था वो तो 5,000 लॉस, 5,000 में बेचा है, लॉस करके बेचा है। 12,000 का गुड्स 5,000 में बेचा है, मतलब क्या वो पर्टिकुलर सेल में 20% प्रॉफिट है? नहीं, वो पर्टिकुलर सेल भी आपकी सेल्स में इंक्लूडेड है ना, वो पर्टिकुलर सेल्स में तो 20% का प्रॉफिट नहीं है, तो क्या आप ये सेल्स पे सीधा 20% अप्लाई कर सकते हो? नहीं, हमको वो सेल्स इसमें से अलग करना पड़ेगा ना, विल हैव टू डिडक्ट दैट सेल्स। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, एक सर अपना नॉर्मल सेल्स है और क्योंकि लॉस करके बेचा है, दूसरा एबनॉर्मल सेल्स है।
How much is sales during the year? Sales during the year, sir, total 6,25,000 है. Total sales is 6,25,000. उसमें से normal sales, sir, abnormal sales 5,000 है. 12,000 का goods 5,000 में बेचा है. तो out of 625, 5,000 is abnormal sales. So 6,20,000 is your normal sales. 6,20,000 is your normal sales. Profit 20% on sales है. Rate of profit is 20% on sales. तो can we say our profit is 20% of 6,20,000? ये तो सारी नॉर्मल सेल्स है. तो ये नॉर्मल सेल्स में प्रॉफिट 1,24,000 होगा. इसका 20%. लेकिन सर ये वाला जो सेल्स है ना, इसका कॉस्ट 12,000 था, बेचा 5,000 में, तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, इसमें तो 7,000 का लॉस है. ये पर्टिकुलर सेल्स में तो 7,000 का लॉस है. तो कैन आई से 1,24,000 माइनस 7,000, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1,17,000 आना चाहिए. फाइनल ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में हमको कितना शो करना चाहिए? इट शुड बी 1,17,000. 1,17,000. तो टोटल ऑफ डेबिट साइड 1,50,500 प्लस 4,37,000 प्लस 85,000 प्लस 1,17,000, 789,500. 789,500 माइनस 6,25,000. तो 1,64,500 is your closing stock. ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिला, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. हम ये ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे. 1,17,000 का ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे. एंड पीएनएल अकाउंट में अब जो बैलेंस बचेगा, दैट इज आवर फाइनल नेट प्रॉफिट 1,17,000. माइनस 33,000 माइनस 18,000 माइनस 6,000. सर 60,000 इज योर फाइनल नेट प्रॉफिट. बिजनेस एज अ होल का प्रॉफिट कितना मिल गया? 60,000. सर समझ में आया? तो पॉज एंड कॉपी द एग्जाम्पल.